हम लोग देखते हैं कि महिला वर्ग में बाल वगैरह को जो गूंथा जाता है, उस गूंथने को भी त्रिवेणी का, तो वो भी एक त्रिवेणी के रूप में, चूंकि वो बिखरा हुआ चीज है, तो बाल के बिखरापन को नजदीक करके जब हम एक जगह एकत्रित कर देते हैं, वो भी त्रिवेणी है। यदि हम एकत्रित कर देते हैं जैसे बाल को, वैसे हमारे दिमाग में, बुद्धि में, मन में बिखराव तनाव न रहे और उसको हम एक जगह साधना के द्वारा एकत्रित कर दें, वो भी त्रिवेणी है। इस प्रकार से त्रिवेणी शब्द संगम के अर्थ में है। त्रिवेणी शब्द जो है कई प्रकार की शक्तियों को मिला करके और बिखराव से, तनाव से बचाकर एक एकाग्रता की ओर ले जाने की ओर है। यही चीज अलंकारिक भाषा में गंगा यमुना सरस्वती को त्रिवेणी के रूप में कहा जाता है। जो लोकाचार्य लोग नदी के रूप में प्रयोग करता है, लेकिन वस्तुतः नदी शब्द पर विचार करें तो हमारे शरीर के अंदर भी नदी है और वहां पर नद धातु है। अप्रत्यक्ष शब्द हमारे अंदर भी जल है और इस जल के अंदर भी हम गंगा यमुना सरस्वती कावेरी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यही कि भौगोलिक दृष्टिकोण से धरती पर भी हम रूढ़ी अर्थों में गंगा यमुना सरस्वती नदी के रूप में देखते हैं, लेकिन जब वो तीनों एक जगह आ जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो उसको भी हम त्रिवेणी कहते हैं। और उस जल के अंदर स्थिरता यदि आ जाती है तो उस स्थिर जल के द्वारा हम रोगों का उपचार कर सकते हैं। और बशर्ते कि इन जलों को हम एक जगह कहीं भी बना सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन जलों को एक जगह एकत्रित करके औषधिमय बना करके शरीर पर सेवन करना, ये त्रिवेणी का संगम बनाना और संगम बना करके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभ लेना, ये एक यौगिक अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। और रूढ़ी अर्थ में यदि हम लेते हैं तो गंगा यमुना सरस्वती हमें दिखाई पड़ता है। क्या त्रिवेणी और संगम शब्द है जो वो समान है? उसका मतलब है एक जगह आना, सम्यक रूपेण गच्छति संगम, एक जगह आ जाना, एक जगह एकत्रित हो। तो कई प्रकार के जलों में औषधि डालकर उसको एकत्रित कर लिया जाए, बालों के बिखराव को एकत्रित कर दिया जाए, या जीवन के बिखराव को, तनाव को एकत्रित कर दिया जाए, तो त्रिवेणी है। उसी का एक रूढ़ी रूप आपको नदी के रूप में नदी दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम सरस्वती के रूप में कहते हैं, गंगा कह रहे हैं, यमुना कह रहे हैं, कावेरी कह रहे हैं, ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं। तो सब नदी के अंदर के जो जल है, उन जल की अपनी अपनी विशेषताएं, वैज्ञानिक आधार है, कहीं न कहीं रासायनिक तत्व मिले हुए हैं, उन तत्वों के द्वारा स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाया। जैसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, दक्षिण प्रयागराज क्या है? देखिए, इस पर भी हम लोग शास्त्रीय विवेचन कर सकते हैं। और जैसे ही दक्षिण शब्द पर विचार करेंगे तो शब्द और अर्थ का यदि संसार है, शब्द यदि ब्रह्म है, अर्थ यदि संसार है, तो इसमें शब्दों की दुनिया में जाकर अर्थ की दुनिया में जाए तो दक्षिण शब्द दक्षता का। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में उन्नत हो गया, वो अच्छे तरीके से करता है, तो उसको हम दक्षिण कहते हैं। और आगे शब्द आ रहा है प्रयाग और राज। प्रयागराज पर विचार करते हैं तो प्रभु स्वर्ग है और यज्ञ धातु है उसमें, और घर बैठने लगा। तो घर बैठने लगने के बाद प्रयाग शब्द बना, उस यज्ञ के अर्थ में तीन अर्थ है, पूजा, संगतिकरण, दान। जब हम कहीं भी किसी भी जगह पर, जो अच्छी जगह हो, जहां पर हम बैठ करके आपस में एक दूसरे का कल्याण की बात करते हैं, प्रोत्साहन की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, एक दूसरे के स्वास्थ्य की बात करते हैं, और वहां पर बैठ करके हम दक्षतापूर्वक, प्रखरतापूर्वक एक दूसरे को मिलाने का काम यदि हम करते हैं और एक दूसरे के मान सम्मान का काम यदि करते हैं, और हमारे पास जो भी सामर्थ्य है, किसी के पास समय है, किसी के पास रुपए पैसे हैं, किसी के पास में धन दौलत है, उन सबको एक दूसरे में आदान प्रदान करके, और कोई भी असहाय व्यक्ति है, उस असहाय व्यक्ति को सहायक करके उसमें सामर्थ्य पैदा करते हैं। चाहे हम विद्यालय में करते हो, चाहे परिवार में करते हो, चाहे घर में करते हो, या किसी संस्था में बैठ के करते हो, और राजनीतिक धातु से राज बनता है, तो हमारी शोभा बढ़ जाती है। अगर दक्षिण प्रयागराज का शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो